हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर बाय प्रोग्रामिंग ग्लू। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग ये पढ़ेंगे कि हर कंप्यूटर की एक बेसिक वर्किंग क्या होती है। हर कंप्यूटर से मेरा मतलब है चाहे वो एक सुपर कंप्यूटर हो, चाहे वो मिनी कंप्यूटर हो या एक सिंपल मोबाइल फ़ोन हो। वी ऑल नो दैट मोबाइल फ़ोन इज़ ऑल्सो अ स्ट्रिप, इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। ओके, तो इन सारे कंप्यूटर्स की, चाहे वो मेन फ्रेम कंप्यूटर हो या जनरल पर्पस कंप्यूटर हो, इन सब की एक कोर फंक्शनैलिटीज़ जो होती हैं उनको आज इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, विच इज़ नोन एज द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर और ऑल्सो वी कैन से द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरी कंप्यूटर। तो ये क्या होती है, आइए इसको पढ़ते हैं। ओके, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। इस कॉन्सेप्ट के अंदर आती है कुछ स्टेजेस, जिसमें से ये हैं इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये प्रोसेस क्या होती हैं, आइए इसको समझते हैं। इनपुटिंग मतलब ये कि ये प्रोसेस अपने अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शन कंटेन करती है। मतलब ये एक पार्ट है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें हम लोग बेसिकली कंप्यूटर यूज़र से इनपुट लेता है दो चीज़ें। पहला तो वो डेटा लेता है और दूसरा डेटा के ऊपर ऑपरेशन क्या परफॉर्म करवाना है वो लेता है, जिसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन। मतलब आप इसको एक एग्जांपल कंसीडर करते हुए समझिए, अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड कराना है तो मुझे दो चीज़ें देनी पड़ेंगी। पहले तो वो दो नंबर्स देने पड़ेंगे जिनको मुझे ऐड करवाना है, और कंप्यूटर को ये बताना होगा कि मुझे ऐड फंक्शनैलिटीज़ इन दोनों नंबर पर करवानी है परफॉर्म। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। डेटा हम लोग देते हैं और साथ ही बताते हैं कि इस डेटा के ऊपर कौन सा एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम लोग बतौर इनपुट कंप्यूटर को देते हैं। अब ये जो चीज़ हम लोग देते हैं ये आता है स्टोरिंग के पार्ट में। जब स्टोरिंग की स्टेज पे आता है तो ये जो डेटा और इंस्ट्रक्शन हम लोग ने कंप्यूटर को दिए थे ये होता है मेमोरी में स्टोर। ठीक है, आगे की प्रोसेस के लिए जब ये मेमोरी में हो जाता है स्टोर, ओके, इसके बाद आती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग की स्टेज में जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन हम लोग ने कंप्यूटर को दिए थे वो डेटा प्रोसेसर में आता है और वो इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर में आता है, और इसके बाद प्रोसेसर उस डेटा के ऊपर जो स्पेसिफिकली ऑपरेशन आप लोगों ने स्पेसिफाइड किया था कंप्यूटर वो करता है परफॉर्म। मैंने दो नंबर्स को ऐड करने के लिए आपसे एग्जांपल के तौर पे कहा था, तो प्रोसेसर दो नंबर को एज अ डेटा लेगा और इंस्ट्रक्शन में वो अर्थमेटिक ऑपरेटर के ऐड फंक्शन को परफॉर्म करेगा और इससे हो जाएगी दो नंबर्स की एडिंग। अब ऐड होने के बाद एक रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, हम लोग कोई भी दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो निकलता है एक रिजल्ट। वो रिजल्ट हम लोग को बतौर आउटपुट दिखा दिया जाएगा, चाहे वो एक प्रिंटेड रिपोर्ट के तौर पे दिखा दिया जाए थ्रू प्रिंटर, या एक विजुअल डिस्प्ले पे दिखा दिया जाए विच इज़ मॉनिटर। हम लोग को आउटपुट रिजल्ट के तौर पे दिखा दिया जाता है इन आउटपुट स्टेज। अब इन चारों स्टेजेस के बीच में आती है एक कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बेसिकली ये बताती है कि जो भी चीज़ें एग्जीक्यूट हों, चाहे वो इनपुटिंग से रिलेटेड हो, स्टोरिंग से, प्रोसेसिंग से या आउटपुटिंग से, इन सबको कंट्रोल किस वे में करना है। मतलब ये कि ये वन बाय वन कैसे एग्जीक्यूट हो, मतलब कि ये प्रोसीजर तय करता है कि किस प्रोसीजर के तहत ये सारी चीज़ें होंगी वन बाय वन करके। मतलब ये कि कैसे प्रोसेसर में जो भी इंटरमीडिएटरी रिजल्ट आता है, आप बहुत बड़ी एक कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, उसके बीच में आपको पता होगा कि बीच में भी कोई रिजल्ट आता है। मान लीजिए 3 नंबर को अगर मुझे ऐड करना है, मैंने पहला और दूसरा नंबर ऐड किया, फिर जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट में तीसरा नंबर ऐड कर दिया, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो हम लोग को बतौर आउटपुट दिख जाएगा। ओके, लेकिन जो इसमें इंटरमीडिएटरी एक रिज़ल्ट आया जो दो नंबर्स को ऐड करने पे आया वो हमें क्यों नहीं दिखा। ठीक है, ये बेसिकली कंट्रोल होता है कंट्रोलिंग सेक्शन में कि क्या चीज़ यूज़र को दिखानी है, क्या चीज़ यूज़र को नहीं दिखानी है, डेटा कैसे प्रोसेसर में पहुंचाना है और कैसे इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर में पहुंचानी है, और प्रोसेसर के किस हिस्से में कौन सी चीज़ जानी है। मतलब ये कि डेटा किस हिस्से में जाना है
और किस हिस्से में इंस्ट्रक्शन जाना है, ये सब तय होता है कंट्रोलिंग वाले सेक्शन में। ठीक है, आइए इसका एक ग्राफ देखते हैं, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देखिए पहले आता है इनपुट। ठीक है, ये इनपुट बेसिकली पहले जाता है मेमोरी में। ओके, अब ये मेमोरी से सीपीयू में जाता है। ठीक है, सीपीयू के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और एक एएलयू। ये दोनों क्या होते हैं हम लोग अपनी आगे की स्लाइड में डेफिनेटली पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनपुट जो भी यूज़र करता है इनपुट कंप्यूटर में, वो जाता है डेटा मेमोरी में स्टोरिंग के स्टेज पे। अब यहाँ से डेटा जाता है सीपीयू में। सीपीयू इस डेटा के ऊपर करता है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म जो भी एज अ इंस्ट्रक्शन इनपुट किया गया होगा अलॉन्ग विद द डेटा के साथ जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी डेटा के साथ दिया गया होगा वो जाएगा इस सीपीयू में। वो प्रोसेस करेगा उस डेटा के ऊपर वो इंस्ट्रक्शन और बतौर रिजल्ट वो कुछ आउटपुट देगा, कुछ रिजल्ट देगा जो आउटपुट स्टेज पे दिखा दिया जाएगा। ओके, तो ये बेसिक एक वर्किंग होती है जो जॉन वॉन न्यूमैन ने इंट्रोड्यूस करी थी। ये बेसिकली हर कंप्यूटर की मेजर और कही जाए तो एक कोर फंक्शनैलिटीज़ हैं जो हर कंप्यूटर परफॉर्म करता ही करता है, भले वो एक सुपर कंप्यूटर हो या एक सिंपल मोबाइल फ़ोन हो। ओके, चलिए आइए एक एक करके इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ को, इन सारे सेक्शन को पढ़ते हैं कि इनपुटिंग क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और आउटपुट, ये सब बेसिकली होते क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं इनपुट यूनिट से। The data and the instruction must enter a computer system before the computer can perform any computation on the supplied data। मतलब ये कि आपको डेटा इनपुट करना पड़ेगा और इंस्ट्रक्शन इनपुट करनी पड़ेगी, इंटर करनी पड़ेगी कंप्यूटर में। ठीक है, बिना इसके कंप्यूटर कोई भी कंप्यूटेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की टेंडेंसी ही है जब तक उसे कोई डेटा परफॉर्म करने को मिलेगा ही नहीं, वो तब तक क्या करेगा। ठीक है, आपको ये बात पता होगी। अगर नॉर्मल एग्जांपल भी लें, जब आपको कोई काम नहीं होता है, फॉर सपोज आपके पास संडे है, तो आप होमवर्क थोड़ी ना करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई होमवर्क आपको मिला ही नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी ख़राब है जो आपके टीचर ने आपको दे दिया तो वो अलग की बात है। लेकिन अगर आपके पास कोई काम नहीं है, आपके पास कोई डेटा नहीं है, आपके पास कोई होमवर्क नहीं है करने को, तो आप क्या करते हैं? आप आइडल बैठते हैं, आप खाली बैठते हैं। ठीक है, ऐसा ही कंप्यूटर के साथ होता है। अगर कंप्यूटर के पास डेटा और इंस्ट्रक्शन नहीं है तो वो आइडल रहता है। ओके, तो इनपुट के यूनिट में हम लोग को डेटा अलॉन्ग विद इंस्ट्रक्शन के साथ डेटा इनपुट करना पड़ता है परफॉर्मेंस करवाने के लिए, कोई ऑपरेशन, कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, बेसिकली इसको शॉर्ट में समझाएं तो आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें, चाहें इसके नोट्स बना लें। मैं आपको इनपुट यूनिट शॉर्ट में समझाता हूँ। वो ये कि हम लोग आउटर वर्ल्ड से एज अ यूज़र, कंप्यूटर के बाहर से हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। अब वो इनपुट दो चीज़ें होती हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डेटा और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बेसिकली ये डेटा और इंस्ट्रक्शन हम लोग की नेटिव लैंग्वेज में होता है। अगर आप गौर दें, कैसे? अगर मैंने दो नंबर्स को ऐड करने के लिए चीज़ें दी हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शन, ये दो चीज़ें दी हैं। आप मान लीजिए मैं ऐड करवाना चाहता हूँ 3 और 4 को। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हैं, 3 और 4 और प्लस ऐड। ओके, लेकिन आपको पता होगा कि कंप्यूटर की भाषा बाइनरी होती है, 3, 4, ABCD नहीं होती। ठीक है, एज अ बिगनर आपको इतनी चीज़ तो मालूम होगी कि कंप्यूटर बाइनरी पे चलता है, मतलब 0 और 1 पे। वो 3, 4, ABCD इन सबको नहीं जानता, वो जानता है तो सिर्फ 0 और 1। ठीक है, तो जो इनपुट हम लोग देते हैं कंप्यूटर को, ये बेसिकली इनपुट यूनिट में, इनपुट स्टेज पे होता है कन्वर्ट। ओके, ये कन्वर्ट होता है इन द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की भाषा में ये कन्वर्ट होता है और ये जाकर स्टोर होता है स्टोरेज में। ठीक है, तो यहाँ तक का होता है इनपुट का काम कि डेटा इनपुट लिया गया along with the instruction, डेटा और इंस्ट्रक्शन इनपुट लिया गया और उसको कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज जो कि है बाइनरी लैंग्वेज, जिसे कहते हैं 0 और 1, कन्वर्ट करके स्टोरेज में रख दिया गया। ओके, क्लियर है आपको? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उम्मीद है कि आपको इनपुट यूनिट समझ में आई होगी। अब चलते हैं स्टोरेज यूनिट की तरफ।
जो डेटा और इंस्ट्रक्शन हम लोग ने कंप्यूटर में इनपुट किए थे, बेसिकली स्टोरेज यूनिट क्या करता है, स्टोरेज यूनिट उसे अपने अंदर होल्ड करके रखता है। ठीक है, मान लीजिए जो डेटा और इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने यूज़ किए थे, हम लोग ने इनपुट किए थे, ठीक है, वो उसे होल्ड करके रखता है तब तक जब तक कि प्रोसेसर उस डेटा को अपने तक पहुंचा ना ले। मतलब ये कि आप अपने एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आपको मैम ने होमवर्क दिया, ठीक है, वो आपकी डायरी या कॉपी में तब तक होल्ड रहेगा जब तक आप उसको करने के लिए उस बुक को या डायरी को ओपन ना करें। ठीक है, तब तक वो आपकी कॉपी में होल्ड रहेगा। तो ऐसे ही स्टोरेज में तब तक डेटा होल्ड रहता है जब तक प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए वो डेटा स्टोरेज से ना निकाल ले। ठीक है, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, ओके, इट होल्ड्स अप डेटा until the processor calls the data in the processor। ठीक है, प्रोसेसर जब तक अपने अंदर डेटा बुला नहीं लेता तब तक स्टोरेज यूनिट उस डेटा और इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर होल्ड करके रखती है। अच्छा, जैसे मैंने आपको इंटरमीडिएटरी रिजल्ट के बारे में बताया था कि अगर आपको 3 नंबर्स को ऐड करवाना है तो पहले आपको 2 नंबर्स को ऐड करवाना होगा, ओके, जो रिजल्ट आएगा उससे तीसरे नंबर को ऐड करवाना होगा। ठीक है, तो इसके बीच में 2 नंबर्स को ऐड करवाने पर एक इंटरमीडिएटरी रिजल्ट निकल रहा है। ओके, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहां पर एक इंटरमीडिएटरी रिजल्ट भी बनता है, ठीक है, मैं आपको एक अभी एग्जांपल भी दूंगा। अगर कोई इंटरमीडिएटरी रिजल्ट बनता है तो स्टोरेज यूनिट में फिलहाल के लिए वो भी स्टोर होता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस जो इंटरमीडिएटरी रिजल्ट होता है वो भी स्टोरेज यूनिट में होल्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग परफॉर्म करवानी है, क्योंकि जो इंटरमीडिएटरी रिजल्ट आया था उसमें भी तो 3rd नंबर को ऐड करवाना है। ओके, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट हम लोग का जनरेट होता है तीनों नंबर्स को ऐड करने के बाद, वो भी स्टोरेज यूनिट करता है होल्ड। ओके, अब स्टोरेज यूनिट होती हैं 2 टाइप की, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। स्टोरेज यूनिट होती हैं बेसिकली 2 टाइप की, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। एज अ बिगनर आपको ये पता होगी कि प्राइमरी स्टोरेज किसे कहते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज किसे कहते हैं, बट फॉर इंस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ, प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं रैम को और सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं रोम को। ठीक है, बेसिकली जो डेटा स्टोर होता है वो कैसे स्टोर होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो भी डेटा हम लोग इनपुट करते हैं, थोड़ा सा चीज़ क्रिटिकल है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगी। मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखिए, जो भी डेटा हम लोग ने इनपुट किया वो थ्रू प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन जो होता है वो बेसिकली होता है प्राइमरी मेमोरी से। कंप्यूटर का जो बेसिक इंटरेक्शन होता है वो होता है प्राइमरी मेमोरी से। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि डेटा हम लोग को कुछ वक्त के लिए होल्ड करवाना है, कहीं रखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में रख देते हैं। ओके, अब सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा आता है प्राइमरी स्टोरेज में। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज में जब आता है तो प्रोसेसर एक एक करके प्राइमरी स्टोरेज से डेटा लेता रहता है और उसको एग्जीक्यूट करता रहता है। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज का कॉन्सेप्ट क्यों है? ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज का कॉन्सेप्ट इस वजह से है क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज बहुत ही फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज की स्पीड जो होती है वो प्रोसेसर से खाती है मेल, और सेकेंडरी स्टोरेज की जो स्पीड है वो मेल नहीं खाती। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि 2 अलग अलग मेमोरीज कंप्यूटर में डाली जाएं। ओके, क्योंकि अगर सेकेंडरी स्टोरेज से कोई चीज़ लाने में देर लग रही है तो प्रोसेसर को उतनी देर वेट करना पड़ेगा। प्रोसेसर की जो वर्किंग स्पीड है उसके ऊपर पड़ेगा इफेक्ट, और जो कि हम नहीं चाहते। तो हम लोग ने कुछ एक फास्टर स्टोरेज बनाई जिसको हम लोग ने प्राइमरी स्टोरेज कहा, और उसको कर दिया गया मल्टीप्लेक्स्ड प्रोसेसर के साथ। ओके, हम लोग ने उसको प्लग कर दिया प्रोसेसर के साथ, ताकि जो प्राइमरी स्टोरेज है उसकी स्पीड लगभग प्रोसेसर के साथ मिलती है। ठीक है, परफेक्टली नहीं मिलती लेकिन लगभग मिलती है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज का कॉन्सेप्ट इस वजह से आया क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज होती है स्मॉल। ठीक है, उसका साइज होता है स्मॉलर। ओके, तो इस वजह से सेकेंडरी स्टोरेज लाई गई।
क्यों? क्योंकि अगर बहुत सारा डेटा है तो वो प्राइमरी स्टोरेज में एक साथ स्टोर नहीं हो सकता, उसको रखने के लिए एक बड़ा स्पेस चाहिए। तो वो बड़ा स्पेस सेकेंडरी स्टोरेज अलाउ करता है और जो स्पीड है वो प्राइमरी स्टोरेज अलाउ करती है। मतलब ये कि ये दोनों मिलजुल कर प्रोसेसर की हेल्प करते हैं परफॉर्मेंस बढ़ाने में और किसी भी कैलकुलेशन को कंप्यूट करवाने में, उसको कैलकुलेट करने में, उसकी कंप्यूटेशन करने में। ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से बेसिकली स्टोरेज मैनेज होता है और प्रोसेसर अपनी परफॉर्मेंस को, अपने कंप्यूटेशन को आगे बढ़ाता है। ओके, आइए अब समझते हैं कि सीपीयू का सेक्शन क्या होता है। ठीक है, अब तक हम लोग ने इनपुट डेटा को, जो डेटा था और जो इंस्ट्रक्शन थी, उसको स्टोरेज तक पहुंचा दिया है। अब स्टोरेज से हम लोग को सीपीयू में पहुंचाना है। तो पहले बात कर लेते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बेसिकली एएलयू की फुल फॉर्म है। एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये बेसिकली एक यूनिट है जो कंप्यूटर की एक बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म करवाती है। मतलब ये कि ये अपने अंदर सारी सर्किटरी, सारे सर्किट्स रखती है जो कि परफॉर्म करवाने के लिए एबल हैं कुछ ऑपरेशंस रिलेटेड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आते हैं ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। लॉजिक ऑपरेशन जिसमें होता है कंपैरिजन, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये होते हैं कंपैरिजन, जिन्हें कहते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक जो लॉजिक यूनिट है ये अपने अंदर बेसिकली सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवाती है। जैसा कि आप लास्ट लाइन में देख भी सकते हैं, जिसको मैंने बोल्ड किया हुआ है, दिस यूनिट डज ऑल द बेसिक कैलकुलेशन इन सीपीयू एंड इट कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होती है हम लोग आगे पढ़ेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को समझने के बाद। ठीक है, बेसिकली यही सारे डिसीजन लेती है कि कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म की जाए। ओके, कैसे ऐड किया जाए, कैसे डिवाइड किया जाए, इससे रिलेटेड जितनी भी सर्किटरी ज़रूरत होती है, जितने भी कंपोनेंट्स लगते हैं, वो सब इस यूनिट में होते हैं अवेलेबल। अब इसकी बात आती है कंट्रोल यूनिट की। चलिए कंट्रोल यूनिट को अब समझते हैं कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है। मैंने जैसे कि आपको शुरुआत में ही बताया था कि कंट्रोल यूनिट क्या होती है। कंट्रोल यूनिट बेसिकली क्या करती है, जो इनपुट कंप्यूटर में आया है, ठीक है, वो जो इनपुट आया है वो स्टोर कैसे होगा, ठीक है, ये कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। और स्टोरेज से एएलयू में कैसे आएगा, विच इज़ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वो कैसे स्टोरेज से निकलकर एएलयू में आएगा, एएलयू में रिसीव होगा। ठीक है, उसके बाद ये कि कैसे एएलयू 1 by 1 करके ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये सारी कंट्रोल होती है कंट्रोल यूनिट के अंदर कि कैसे डेटा इनपुट होगा, कैसे डेटा के ऊपर एएलयू बेसिकली सीपीयू करेगा परफॉर्म कैलकुलेशन को, और कैसे जो रिजल्ट है वो बाहर दिखा दिया जाएगा एज अ आउटपुट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कंट्रोल बाय कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ भी है, अ कंप्यूटर कंट्रोल्स यूनिट डज नॉट परफॉर्म एनी एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ जॉब। ये बेसिकली कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, ये क्या करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम करता है सारे अदर कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है, बेसिकली आपका दिमाग ही तो डिसाइड करता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ठीक है, तो ये होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सारे अदर कंपोनेंट्स के लिए, और ये सबको मैनेज करके चलता है। ठीक है, कि कौन सी ऑपरेशन कब परफॉर्म होगी, कौन सी चीज़, कौन सा डेटा इंस्ट्रक्शन, कौन सा डेटा स्टोरेज से निकलकर एएलयू में आएगा, एएलयू कैसे उसके ऊपर अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कंट्रोल यूनिट के द्वारा तय। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको इस चीज़ को समझाऊं, आप इस चीज़ को समझिए एक एग्जाम्पल के थ्रू। आप इस एग्जाम्पल को करिए कंसीडर। ठीक है, मान लीजिए सेकेंडरी स्टोरेज में ये एक इक्वेशन मैंने इनपुट करी। ठीक है, कंट्रोल यूनिट तब भी चली होगी जब मैं इसको कर रहा हूँगा इनपुट। ठीक है, लेकिन आप अब यहाँ से समझना स्टार्ट करिए कि
कैसे ये पूरी इक्वेशन या इसका कुछ हिस्सा प्राइमरी स्टोरेज में जाएगा, ठीक है, ओके। और इस प्राइमरी स्टोरेज से कैसे एक एक करके ये एलयू में आएंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें अब हम लोग दो नंबर्स को सिर्फ ऐड नहीं कर रहे हैं, अब बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। जैसे हम लोग सब्सट्रैक्शन करवा रहे हैं, एडिशन करवा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं, और यहाँ पर भी आप अगर गौर से देखेंगे तो ये हो रही है मल्टीप्लिकेशन, ओके। और फिर हम लोग कुछ बोर्डमास रूल्स का यूज़ कर रहे हैं जिसमें डिवीजन कर रहे हैं और फिर डिवीजन परफॉर्म करवा रहे हैं। तो एक साथ बहुत ढेर सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, और जो आपको पता है कि ये कंप्यूटर करता भी है, ठीक है। बेसिकली इसमें कैसे ये सेकेंडरी स्टोरेज से उठकर प्राइमरी स्टोरेज में आएगी, और प्राइमरी स्टोरेज से उठकर ये कैसे एलयू तक आएगी, और कैसे कैसे पहले कौन सा इसमें से एग्जीक्यूट होगा, कौन सा ऑपरेटर, कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा, ये तय होता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन की अगर आप कंसीडर करें तो बेसिकली सीयू डिसाइड करेगा इसका बॉडमास रूल कि पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग को पता है कि पहले ब्रैकेट की चीज़ सॉल्व होती है, तो ये पहले पूरी इक्वेशन उठ के आएगी मेन मेमोरी में, ठीक है, ओके। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेन मेमोरी में उठ के आएगी पहले इक्वेशन, ओके, ठीक है। अब पहले इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये चीज़ पूरी उठ के आ गई है सीपीयू में, एएलयू में, ठीक है। सीपीयू बेसिकली एएलयू में। अब इसमें पहले होगा ये परफॉर्म, ठीक है। जब ये परफॉर्म होगा तो 6 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर इंटरमीडिएट रिजल्ट क्या आ रहा है, 2, ओके। जब यहाँ पर 2 आ जाएगा, अब आप बेसिकली ये समझिए कि ये इक्वेशन हो रही है एग्जीक्यूट, ओके। मैंने किया कॉपी, मैंने यहाँ पर कर दिया, मैं इसको रुकिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। आप ये मान लीजिए कि ये हो रही है यहाँ पर एग्जीक्यूट, ठीक है। एग्जीक्यूट होगी तो कैसे होगी, पहले ये एग्जीक्यूट होगा और ये बन जाएगा 2, 6 डिवाइडेड बाई 3 2। अब कैसा दिखेगा ये, -2 प्लस 44 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इंटरमीडिएटरी रिजल्ट बेसिकली स्टोरेज में गया होगा, ठीक है। और स्टोरेज ने अब अब क्योंकि जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी एग्जीक्यूट हुई, और अब इक्वेशन कुछ ऐसे दिख रही है, ठीक है। अब ये स्टोरेज में गई होगी और फिर से कंप्यूटर में आई होगी, आप ऐसा मान के चलिए इस चीज़ को। अब पहले कौन सी चीज़ होगी एग्जीक्यूट, आपको पता है कि पहले होता है डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म, तो पहले यहाँ पर डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इससे ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 1, ओके। तो अब ये कुछ ऐसे हो जाएगी इक्वेशन, ये हो जाएगी कुछ ऐसे, ठीक है। अब होगा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है, ये भी कंट्रोल यूनिट तय करता है, ठीक है। अगर मैं इस सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बेसिकली कुछ बन जाएगी 34 - 2 एंड 88 इंटू 1 88, ओके, प्लस 88। तो ये आप देख रहे हैं कि कैसे कंप्यूटर एक एक करके इस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है, ये कैसे कंट्रोल हो रहे हैं कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होना है, कैसे होना है, ठीक है। मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, ये मैं बेसिकली अपने दिमाग से नहीं, ये मैं कंप्यूटर की थिंकिंग बता रहा हूँ कि कंप्यूटर कैसे 1 बाय 1 करके इस चीज़ को सॉल्व करता है, कैसे कंट्रोल यूनिट इसके हर ऑपरेशन, हर इंस्ट्रक्शन के ऊपर ध्यान रखती है कि कैसे वो एग्जीक्यूट होगा और किस वे में एग्जीक्यूट होगा, ओके। बेसिकली जैसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ये बेसिकली सेम टू सेम वैसे ही एग्जीक्यूट होगा। अब आप एडिशन कर लीजिए, 88 प्लस जो माइनस का 2 है उसको प्लस करना है, तो बेसिकली 88 - 2 हो जाएगा और ये बन जाएगा 34 प्लस 86, ठीक है। 2 हो जाएगा सब्सट्रैक्ट बेसिकली क्योंकि वो माइनस का है।
अब इन सबको ऐड कर दिया जाएगा और ये बेसिकली बन जाएगा 0 and 8 10 12 120। ठीक है, तो ऐसे जो रिजल्ट आएगा, अब ये रिजल्ट कैसे जाएगा वापस। ठीक है, अब आप इसको समझिए। देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ चुका होगा, ALU ने कैलकुलेट करके ये जो 120 रिजल्ट था ये निकाल दिया गया होगा। ठीक है, अब ये ALU देगा प्राइमरी स्टोरेज को। ठीक है, बेसिकली ये यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ALU जब कैलकुलेट कर चुकेगा इस चीज़ को, जो भी रिजल्ट आएगा वो बेसिकली ALU वापस करेगा प्राइमरी स्टोरेज पे और प्राइमरी स्टोरेज से ही कंट्रोल यूनिट बेसिकली एज अ इनपुट मॉनिटर पर दिखा देगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कंट्रोल यूनिट कैसे कंट्रोल करता है एक एक स्टेप को कंप्यूटर में। ओके, मैंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी करके दिखाया आपको, इसको बेसिकली ग्राफिक्स से भी समझाया कि कैसे परफॉर्मेंस होती है ALU, कैसे CU इसको एग्जीक्यूट करता है, कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, अब बारी आती है आउटपुट की। ठीक है, आइए आउटपुट को भी समझते हैं कि आउटपुट में क्या चीज़ परफॉर्म होती है। तो मैंने इनपुट में आपको बताया था कि जो भी हम लोग इनपुट करते हैं, ओके, वो बेसिकली होता है ट्रांसलेट कंप्यूटर की लैंग्वेज में, और जो भी ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही थी, ठीक है, ये बेसिकली मैंने आपको आपकी नेटिव लैंग्वेज में समझाने के लिए बता दिया था, लेकिन ये जो कंप्यूटर करता है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग पे करता है, अपनी लैंग्वेज में करता है, मतलब बाइनरी लैंग्वेज पे एग्जीक्यूट करता है। ओके, और जब रिजल्ट होता है जनरेट, तो वो भी बाइनरी फॉर्म में ही जनरेट होता है, लेकिन इससे पहले कि वो हम लोग को बाइनरी फॉर्म में दिखाया जाए, कंट्रोल यूनिट होता है यूज, और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उस बाइनरी फॉर्म को हम लोग के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में चेंज कर देता है, और जो भी एक बेसिकली रिजल्ट होता है वो हम लोग को आउटपुट यूनिट पे दिखा दिया जाता है आफ्टर ट्रांसलेशन। ठीक है, जो भी कोडेड ट्रांसलेशन होता है या कहा जाए बाइनरी फॉर्म में होता है, वो हम लोग को आउटपुट यूनिट पे हम लोग की अपनी नेटिव लैंग्वेज में दिखा दिया जाता है। ठीक है, विच इज़ 120, जो हम लोग को रिजल्ट आया था वो 120 ही दिखाया जाएगा, बाइनरी फॉर्म में नहीं दिखाया जाएगा। ओके, तो हम लोग ने बेसिकली समझा कि इनपुटिंग क्या होती है, स्टोरिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग क्या होती है, आउटपुटिंग क्या होती है और कंट्रोलिंग क्या होती है। इस वीडियो में अगर आपको चीज़ें समझ में आई हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब आप बेसिकली ये देखिए कि कैसे CU और ALU टुगेदर वर्क करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, ये वही चीज़ है कि कैसे इंस्ट्रक्शन फेच होते हैं मेन मेमोरी से, कैसे वो डिकोड होते हैं, कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, कहाँ पर एग्जीक्यूट होते हैं, बेसिकली ALU में एग्जीक्यूट होते हैं, जो कि मैंने आपको कहा। कंट्रोल यूनिट एग्जीक्यूशन का काम नहीं करती, वो सिर्फ निगरानी रखती है कि कैसे चीज़ें एक दूसरे की जगह पर जा रही हैं, कैसे मेन मेमोरी से चीज़ें फेच होके कैसे मेन मेमोरी से चीज़ें ALU में आएंगी और कैसे ALU काम करेगा। ठीक है, ये बेसिकली सबके काम के ऊपर ध्यान रखती है, 1 by 1 सबको एग्जीक्यूट करवाती है, हर चीज़ को कि सब प्रॉपर वे में वर्क करें। ठीक है, और बाद में कैसे जो आंसर होगा, जो रिजल्ट होगा ALU के द्वारा जनरेट किया हुआ, वो कैसे वापस मेमोरी में जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पर्टिकुलर।